नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स में हार्दिक स्वागत है। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि अत्यंत ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी, मगर जब उनका समय आया सहारे की उम्मीद का, तब वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि आज के समाज की हकीकत बयां करती है। गांव के सन्नाटे में एक पुराना जर्जर सा घर था। ईंटें झरती हुई छत से टपकती बूंदें और अंदर दो कमजोर बूढ़े शरीर, हरिदास और उसकी पत्नी सुभद्रा। दोनों की उम्र अब 80 के पार जा चुकी थी। शरीर अब साथ नहीं देता था, मगर दिल अब भी उम्मीदों से भरा हुआ था। शायद बेटा आज फोन कर ले, शायद बहू आज दवा भेज दे। हरिदास कभी गांव के मास्टर हुआ करते थे, स्कूल की इज्जत थे। सुभद्रा घर में बच्चों को सहेजती थीं। 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी। पढ़ाया, खिलाया, जमीन तक बेच डाली कि बच्चों का भविष्य बन जाए। बेटे बड़े हुए, शहर चले गए। पहले चिट्ठियां आती थीं, फिर फोन आने लगे। धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। बाबूजी, इस महीने थोड़ा टाइट है, अगली बार जरूर भेजूंगा। अम्मा, बच्चों की स्कूल की फीस है। अब आप लोग तो गांव में हो ही, कोई न कोई देख ही लेता होगा। और फिर न पैसे आए न लोग। गांव वाले कभी कभार एक रोटी दे जाते थे, मगर उनके भी हालात अब पहले जैसे नहीं थे। हरिदास अब किसी की आंखों में इज्जत नहीं पड़ पाते थे। सिर्फ एक करुणा भरी नजर जो कहती थी, क्या जरूरत थी इतना पढ़ाने की। एक दिन हरिदास खाट पर लेटे लेटे बुदबुदाए, सुभद्रा, क्या हमने गलती की थी उन्हें पढ़ा लिखाकर शहर भेजने की। सुभद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोली, बस दीवार पर टंगी तस्वीर को देखने लगी जिसमें पूरा परिवार एक साथ खड़ा था, खुश, एकजुट। उसी दिन शाम को दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दोनों चौंक पड़े। सुभद्रा लड़खड़ाते हुए गईं। बाहर गांव का नौजवान था। रमेश, काकी कुछ खाने को है, मेरी माई की तबीयत बहुत खराब है। सुभद्रा ने सूखी आंखों से कहा, बेटा हमारे पास तो अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा। रमेश ने देखा, रसोई खाली थी, मटके में पानी तक नहीं। मैं दवा ले आता हूं काका के लिए, कहकर वो चला गया। हरिदास ने आंखें मूंदी। पेट की आग से अब ज्यादा जलन आत्मा में थी। अगली सुबह पड़ोसी के लड़के ने देखा, हरिदास बाहर की चौकी पर बेसुध पड़े हैं। सुभद्रा उनके पास बैठी, मगर आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को बुलाया गया। इनके शरीर में कमजोरी इस हद तक है कि इलाज भी अब मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा, क्यों? भूख, लगातार कई दिन की भूख। गांव में सरपंच को खबर दी गई। सरपंच को गुस्सा आया। इनके 3 बेटे हैं शहर में, क्या करते हैं वो? किसी ने कहा, वो तो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है आने का। बाबूजी जिद करके गांव में रहते हैं। सरपंच ने तुरंत पंचायत बुलाई। अब बस बहुत हो गया। जो औलाद अपने माता पिता को रोटी न दे सके उसे क्या इंसान कहें। एक गांव वाला बोला, सरपंच जी, हम सब मिलकर महीने का राशन देंगे इन दोनों को। चाहे औलाद भूले पर गांव नहीं भूलेगा। सभी ने हाथ उठाए। हरिदास की आंखें खुली। सामने खड़ा था रमेश, हाथ में खिचड़ी और एक मुस्कान लिए। काका, खा लीजिए, मैं अब रोज आऊंगा। हरिदास की आंखों में पानी आ गया। धीरे से बोले, कलयुग आ गया बेटा। औलाद की रोटियों से ज्यादा सुकून गांव की खिचड़ी में है। दिल्ली के एक भीड़ भाड़ भरे फ्लैट में विशाल अपनी पत्नी की किचन से आती आवाजों पर झुंझलाकर टीवी की आवाज बढ़ा रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर देख वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ एक भारी सी आवाज आई, आप विशाल बाबू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमेश बोल रहा हूँ आपके गांव से। आपके बाबूजी और अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं उन्होंने। गांव वाले मिलकर संभाल रहे हैं, पर अब अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया है। विशाल चौंक पड़ा। क्या? लेकिन आपने मेरे छोटे भाई विनीत को बताया? जी, उसे भी कॉल किया, भाई बड़ा है, वही देखे। आप जल्दी आइए, बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। कॉल कट गया। विशाल पसीने पसीने हो गया।
उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब बाबूजी ने खुद की जरूरतें काटकर उसकी पढ़ाई करवाई थी, जब अम्मा ने सर्दी की रातों में जाट जाट कर कंबल ओढ़ाया था। आज उन्हीं को भूखा मरने दिया। लेकिन तभी पीछे से उसकी पत्नी रचना आई। कौन था? गांव से फोन था। बाबूजी की हालत खराब है। रचना ने बिना किसी भाव के कहा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि वहां जाएं, और ऊपर से बच्चों की ट्यूशन की फीस भी देनी है। तुम फोन पर बात कर लो, वहीं से किसी को भेज दो। विशाल ने उसकी ओर देखा। कभी यही औरत माँ बाप के चरणों में स्वर्ग बताती थी, और आज उसने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ। रचना चौंकी, तुम पागल हो गए हो क्या? ऑफिस का क्या होगा वो बाद में देख लूंगा, पहले बाबूजी को देखूं। एल हरिदास अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। सुभद्रा उनकी हथेली थामे बैठी थी। आंखें सूखी हो चुकी थीं। अब आंसू भी नहीं निकलते थे। बगल में खड़ा रमेश डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, क्या अब कुछ हो सकता है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कमजोरी और भावनात्मक आघात बहुत ज्यादा है। इनका शरीर अब जवाब दे रहा है। अगर उनका बेटा आ जाए तो शायद कुछ उम्मीद जगे। सुभद्रा ने पहली बार सिर उठाकर रमेश की ओर देखा और कहा, क्या विशाल आएगा बेटा? रमेश ने आंखें झुका ली। काकी, मैंने उसे सब बता दिया है, उम्मीद है आएगा। विशाल गांव पहुंचा। स्टेशन से उतरा तो कई सालों बाद की धूल भरी हवा ने उसका स्वागत किया। हर गली, हर मोड़ पर उसे बचपन की यादें सताने लगी। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। दरवाजा खोला। बाबूजी अब भी बेहोश थे, मगर अम्मा ने उसे देखा और जैसे किसी ने बुझी लौ में फिर से जान फूंक दी हो, वैसे ही उनकी आंखों में चमक आई। विशाल वो उनके पास आया, झुककर उनके पैर छूने लगा। अम्मा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप लोग इस हाल में हो। अम्मा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। तू आ गया बेटा, अब कुछ नहीं चाहिए। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल हरिदास की पलकें हल्की सी कांपी। विशाल, उन्होंने धीरे से पुकारा। हाँ बाबूजी, मैं आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हरिदास की आंखों से भी एक आंसू टपका। फिर उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। बेटा, तू समझेगा जब तू खुद बाप बनेगा। इतना कहकर वो फिर बेसुध हो गए। डॉक्टर आया, बोला, अभी खतरे से बाहर नहीं है, लगातार देखभाल जरूरी है। विशाल वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें अब अस्पताल के पंखे को नहीं, अपने जीवन के कटु सत्य को घूर रही थी। क्या वाकई हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि जिन माँ बाप ने हमें जीवन दिया, हम उनके जीवन को ही अनदेखा कर दें? विनीत अपने ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त था। तभी उसकी पत्नी रीना आई। तुम्हें पता है विशाल भैया गांव चले गए हैं। तो बाबूजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें तो गांव से निकले ही नहीं, हर बार एक ही ड्रामा करते हैं। रीना ने कहा, लेकिन इस बार लगता है कुछ गंभीर है। विशाल है ना, वही देखेगा, और वैसे भी हमने कौन सा जायदाद ली उनसे। रीना चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सवाल उसे भी कचोटने लगे। हरिदास की तबीयत थोड़ी संभली। गांव के मंदिर के पास एक आयोजन था। सरपंच ने सबको बुलाया और मंच से घोषणा की, आज से हम गांव में माता पिता सेवा समिति बनाएंगे। कोई बुजुर्ग भूखा न सोए, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। भीड़ में तालियां बजीं। रमेश को उस समिति का प्रमुख बनाया गया। विशाल मंच के पीछे खड़ा था। उसके मन में चल रही उथल पुथल किसी तूफान से कम न थी। रमेश उसके पास आया। भैया, आपने जो किया वो बहुत लोग नहीं कर पाते। विशाल बोला, लेकिन जो मैंने नहीं किया उसकी कीमत मेरे माँ बाप ने चुकाई है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? अब सोच रहा हूँ कि इस गांव में एक ऐसा घर बनाओ जहां कोई माता पिता अकेले ना हो। रमेश मुस्कुराया। शायद कलयुग में भी कोई द्वापर का भाव बचा हो कहीं। गांव में दिन चढ़ चुका था। मंदिर के घंटों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अस्पताल में हरिदास की तबीयत अब कुछ सुधर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने चेताया था कि अब उन्हें किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनका शरीर उतना ही कमजोर था जितना उनका टूटा हुआ विश्वास। विशाल अब उनके साथ ही अस्पताल के कमरे में रहता था। वह खुद उनके कपड़े धोता, खाना बनाकर खिलाता और रात भर पहरे की तरह बैठा रहता। सुभद्रा बार बार उसकी ओर देखती और फिर भगवान की मूर्ति की ओर देखकर धीरे से बुदबुदा उठती, हे प्रभु, अगर तूने इसे पहले भेज दिया होता तो इतने दिन भूखे न सोते। विशाल का मन अब भी अपराधबोध से भरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने जीवन के किस मोड़ पर इतना खुदगर्ज हो गया था। उसने अब अस्पताल में ही रहकर हरिदास की देखभाल शुरू कर दी थी। गांव वाले भी मदद कर रहे थे। रमेश रोज अस्पताल आता और जरूरत की हर चीज बिना मांगे पहुंचा देता।
हरिदास ने विशाल को पास बुलाया। आंखों में नमी थी और गला कांप रहा था। बेटा, एक बात पूछूं? हाँ बाबूजी, पूछिए। जब तू दिल्ली में था, क्या एक बार भी तुझे हमारी याद नहीं आई? विशाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आई थी बाबूजी, बहुत बार आई थी, मगर उस शोर में आपकी पुकार दब गई थी। मैं गलत था। हरिदास ने उसका हाथ थामा। गलती तो सब करते हैं बेटा, मगर उसे मान लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। उधर विनीत और रोहित, दूसरा बेटा, आपस में फोन पर बात कर रहे थे। अब क्या करें? भैया तो गांव में जम ही गए हैं। सुना है सेवा समिति भी बना ली है उन्होंने। हाँ, और बाबूजी की सारी जमीन भी अब उन्हीं के नाम हो जाएगी, ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल, तभी तो इतनी सेवा कर रहे हैं। हमें तो जैसे कुछ मतलब ही नहीं। हमें कुछ करना होगा, वरना सारा हिस्सा वहीं चला जाएगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब गांव जाना ही पड़ेगा, लेकिन मन में सेवा नहीं, स्वार्थ था। विनीत और रोहित गांव पहुंचे, एक चमचमाती कार से उतरे और सीधे अस्पताल पहुंचे। विशाल चौंका, तुम दोनों यहाँ? विनीत ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, भैया खबर मिली तो रहा नहीं गया। बाबूजी कैसे हैं? हरिदास ने दोनों बेटों को देखा, आंखों में कोई भाव नहीं था। रोहित झुकते हुए बोला, माफ करिए बाबूजी, हम बहुत व्यस्त थे, मगर आप हमारे लिए कितने जरूरी हैं ये अब समझ में आया है। विशाल चुप रहा। सुभद्रा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अब कुछ भी कहो, अब हमारा शरीर नहीं, मन थक चुका है। उस रात तीनों भाई एक ही कमरे में बैठे। विनीत ने बात छेड़ी, भैया आपने गांव में जो सेवा समिति शुरू की है वो बहुत अच्छा काम है, अगर चाहो तो हम भी उसमें जुड़ सकते हैं। विशाल ने गहरी निगाहों से देखा, सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी साथ हों, मगर सेवा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। स्वार्थ? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब बाबूजी भूख से तड़प रहे थे तब तुम्हारे पास समय नहीं था, और अब जब जमीन का जिक्र आया तो तुम दौड़े चले आए। विनीत और रोहित चुप हो गए। विशाल ने कहा, बाबूजी की जायदाद अब किसी के नाम नहीं होगी। हमने मिलकर जिस मंदिर के पीछे सेवा गृह बनवाने की योजना बनाई है, वहीं वो जमीन जाएगी। तुम अकेले कैसे फैसला ले सकते हो? क्योंकि अब से मैं वही करूंगा जो सही है। रोहित तमत माया, भैया हम कोर्ट भी जा सकते हैं। विशाल उठ खड़ा हुआ, तो जाइए, मगर याद रखिए मुकदमा तो जमीन का होगा, पर हार आपकी आत्मा की होगी। गांव में मंदिर के पास एक नींव रखी गई, वहां एक बोर्ड लगा, माता पिता सेवा भवन, जहां हर बुजुर्ग को मिलेगा मान और सम्मान। इस भवन की नींव हरिदास ने रखी। कांपते हाथों से पहला पत्थर रखते समय उनकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव वालों ने मिलकर तालियां बजाईं। सरपंच ने कहा, यह भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, एक चेतावनी है उन बेटों के लिए जो माँ बाप को भूल जाते हैं। उसे देखकर सुभद्रा का मन कांप उठा। रचना थोड़ी झिझकी, फिर उनके पास आकर बैठ गई। अम्मा माफ कीजिए, मैंने कभी नहीं समझा कि आप दोनों क्या है। मुझे तो लगा था शहर ही सब कुछ है। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, बेटियों से ही घर बनता है। अब तू आई है तो शायद ये घर फिर से मुस्कुराएगा। रचना की आंखें भर आईं। उसने अम्मा के हाथ चूम लिए। हरिदास की तबीयत अब स्थिर थी, मगर उम्र अपनी रफ्तार से चल रही थी। सेवा भवन की नींव पड़ चुकी थी, मगर समाज को अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। विशाल अब सोचता था कि क्या ये बदलाव केवल उसके गांव तक ही सीमित रहेगा? क्या बाकी गांवों में भी कोई विशाल जन्म लेगा? क्या हर माँ बाप को उनका सम्मान वापस मिलेगा? या फिर कलयुग की हवाएं एक बार फिर किसी और माता पिता के चूल्हे को बुझा देंगी? सेवा भवन की नींव पड़ने के बाद गांव की हवा बदलने लगी थी। हरिदास अब धीरे धीरे चलने लगे थे, लेकिन भीतर का घाव अब भी ताजा था। सुभद्रा की आंखों में थोड़ी थोड़ी उम्मीद लौट रही थी। विशाल दिन रात सेवा भवन के निर्माण में जुटा रहता, और गांव के कई नौजवान अब उसके साथ आ जुड़ गए थे। गांव में लोगों की बातचीत का केंद्र अब वही सेवा भवन बन चुका था। कोई कहता, पहली बार गांव में ऐसा काम हो रहा है जो दूसरों के लिए है, तो कोई कहता, बेटों के होते हुए माँ बाप भूखे मर जाएं, इससे बड़ा पाप क्या होगा। लेकिन दूसरी ओर विनीत और रोहित को यह सब कुछ पच नहीं रहा था। वे गांव में तो रुक गए थे, लेकिन उनका मन अब भी जायदाद में अटका हुआ था। उन्हें यह डर सताने लगा था कि अगर सेवा भवन बन गया और जमीन पक्के तौर पर दान में चली गई तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक शाम दोनों भाई घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। भाई, अब कुछ करना ही होगा, वरना तो हम बस तमाशा देखते रह जाएंगे। तू ठीक कह रहा है, विशाल तो पूरी जमीन दान में दे ही चुका है, कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन भी करवा देगा, तब तक हमें उसे रोकना होगा।
उसी रात दोनों चुपके से गांव के एक वकील से मिलने पहुंचे। हमारा हिस्सा दिलवाइए, वो जमीन हमारे नाम ही तो है। वकील ने आंखें तरेरी। आपको अब याद आया, जब माता पिता को भूखा मरने दिया था तब कहां थे आप? वो सब पुरानी बात है, हमें सिर्फ कानूनी मदद चाहिए। तो ठीक है, मगर ध्यान रहे, अदालतों में केवल कागज चलते हैं, भावनाएं नहीं। अगले दिन सेवा भवन के बाहर कुछ लोग जमा हुए। विशाल नींव की खुदाई देखने आया ही था कि सामने गांव के कुछ बड़े बूढ़े उसे घेर कर खड़े हो गए। बेटा विशाल, हमने सुना कि तेरे भाई लोग अब जमीन के लिए केस करने वाले हैं। हाँ काका, ऐसा ही कुछ सुनने में आया है। देखो, ये काम जो तुम कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर झगड़ा बढ़ा तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विशाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, काका मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं सिर्फ माँ बाप को उनका हक दिलवाना चाहता हूँ। अगर इसके लिए मुझे अपना हिस्सा छोड़ना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस भाई को कभी स्वार्थी कहा गया था, आज वही सबसे बड़ा त्याग करने को तैयार था। रात को जब विशाल घर आया तो हरिदास खाट पर लेटे हुए थे। बेटा, सुना है तेरे भाइयों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया है। हाँ बाबूजी, उन्हें डर है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो दे दे उन्हें, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा हमारे पास है, वही बहुत है। विशाल ने आंखें बंद की और कुछ देर के लिए अपने आंसुओं को रोक लिया। दूसरे दिन विनीत और रोहित ने कचहरी में जाकर वकील के माध्यम से एक नोटिस भेज दिया। भूमि के बंटवारे को लेकर आपत्ति जताई जाती है और सभी भाइयों को बराबर हिस्सा देने की मांग की जाती है। विशाल के हाथ में जब वह नोटिस पहुंचा तो वह कुछ देर उसे देखता ही रह गया। फिर चुपचाप उठकर हरिदास और सुभद्रा के कमरे में गया और बोला, बाबूजी, अम्मा, मैं अब इस लड़ाई को कानून के रास्ते नहीं, सच्चाई के रास्ते लड़ूंगा। क्या करेगा तू बेटा? मैं गांव की पंचायत बुलाऊंगा और जो फैसला गांव करेगा वही मानूंगा। 3 दिन बाद गांव की सबसे बड़ी चौपाल पर पंचायत बैठी। विशाल, विनीत, रोहित, हरिदास और सुभद्रा सभी वहां मौजूद थे। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब जमा थे। सरपंच ने सबसे पहले हरिदास से कहा, काका, अब आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे बेटे एक हों। मुझे न जमीन चाहिए न भवन, सिर्फ मेरा परिवार लौट आए। सरपंच ने फिर विनीत से पूछा, बेटा तू क्या चाहता है? हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा अधिकार है। विशाल कुछ देर तक शांत रहा, फिर बोला, अगर आप दोनों भाइयों को जमीन चाहिए तो मैं तैयार हूं उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? अपने हिस्से की जमीन पर आपको खुद सेवा भवन बनवाना होगा और उसमें कम से कम 10 बुजुर्गों को खाना, कपड़ा और दवा देना होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या कहा तूने? हाँ, यही मेरी शर्त है। जमीन मिलेगी मगर उसके साथ सेवा का संकल्प भी लेना होगा। विनीत और रोहित एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके लिए सेवा भवन सिर्फ एक बोझ था, व्यापार नहीं। सरपंच ने कहा, अगर ये शर्त मंजूर है तो जमीन बांटी जाएगी, वरना पंचायत अपना फैसला सुनाएगी। रात हो चुकी थी। पंचायत अगले दिन निर्णय सुनाने वाली थी। गांव भर में चर्चा चल रही थी। क्या वाकई कोई बेटा ऐसा भी होता है जो खुद का हिस्सा छोड़कर सेवा की शर्त रखे? हरिदास और सुभद्रा चुप थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। सुभद्रा ने धीरे से हरिदास से कहा, हमारे बेटे ने हमें खोया था मगर खुद को पा लिया है। सुबह पंचायत ने निर्णय सुनाया। विशाल ने सेवा भवन के लिए जो भूमि प्रस्तावित की है उसे पंचायत भी उचित समझती है, लेकिन यदि विनीत और रोहित सेवा के लिए तैयार हैं तो उन्हें भी हिस्सेदारी दी जाएगी, सेवा की शर्त पर। अन्यथा पंचायत पूरी जमीन सेवा भवन को समर्पित करेगी। विनीत और रोहित अब असमंजस में थे। उन्हें जमीन चाहिए थी मगर सेवा का बोझ नहीं उठाना चाहते थे। गांव की पंचायत का निर्णय अब हवा में तैरता हुआ हर घर में गूंज रहा था। एक ओर सेवा भवन की स्थापना का सपना आकार ले रहा था, दूसरी ओर स्वार्थ की जड़ें अब भी गहराई में थीं। विशाल का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान लगातार उठ रहा था। उस रात विनीत और रोहित अपने कमरे में बैठकर विचार कर रहे थे। दीवारों पर तंगी तस्वीरों में वे खुद को गौरव के साथ देखना चाहते थे, लेकिन उनके सामने जो रास्ता खुल रहा था उसमें त्याग और सेवा की सीढ़ियां थीं। भाई, तू क्या सोचता है? क्या सचमुच हम इस सेवा भवन का भार उठाएं? सेवा का दिखावा करना आसान है, निभाना मुश्किल। लेकिन अब अगर इनकार किया तो गांव में सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें? मान ले शर्त। चलो चलो,
दिखावे के लिए मान लेते हैं सेवा भवन बनाएंगे, मगर धीरे धीरे उसे अपनी सुविधा के हिसाब से चलाएंगे। उन्हें अब भी यह समझ नहीं आया था कि सेवा एक बोझ नहीं, एक आशीर्वाद है। अगली सुबह पंचायत के सामने दोनों भाई पहुंचे। सरपंच ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। क्या निर्णय लिया तुमने? हम सेवा भवन बनाने को तैयार हैं, विनीत ने कहा। और उसके संचालन की शर्तें भी मानते हो? हाँ, हम 10 बुजुर्गों के भोजन, वस्त्र और दवा का प्रबंध करेंगे। गांव में हल्का सा तालियों का स्वर उठा, मगर विशाल चुपचाप खड़ा रहा। उसे यकीन था कि दोनों भाई किसी स्वार्थ से यह सब कर रहे हैं। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर पंचायत की ओर से आदेश है कि जमीन 3 हिस्सों में बांटी जाए और तीनों भाई अपने अपने भाग पर सेवा भवन का निर्माण करेंगे। दिन बीतने लगे। विशाल के हिस्से का सेवा भवन तेजी से आगे बढ़ रहा था। गांव के लोग, खासकर नौजवान, रोज सुबह आकर काम में हाथ बंटाते। विशाल ने सेवा भवन का नाम रखा मातृ पितृ सेवा सदन। वहीं विनीत और रोहित के भूखंडों पर कोई विशेष गतिविधि नहीं थी। एक झूठी दीवार बनाकर केवल प्रतीकात्मक निर्माण प्रारंभ किया गया था। दोनों भाई शहर जाकर ठेकेदार से कहकर ऐसा भवन बनवाना चाहते थे जो केवल दिखावे के लिए खड़ा हो, अंदर सेवा नहीं, सिर्फ ताले और बंद दरवाजे हो। गांव के लोग यह देख रहे थे, मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक दिन सेवा सदन के बाहर एक बूढ़ी महिला आकर बैठ गई। चेहरे पर ज्वेलरियां, आंखों में अनगिनत कहानियां और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। विशाल ने देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गया। माई, कहां से आई हो बेटा? मैं पास के गांव से आई हूं। वहां मेरा बेटा मुझे घर से निकाल चुका है। सुना था यहाँ कोई सेवा भवन बन रहा है। माई, यह भवन तुम्हारा ही घर है। चलो अंदर चलो। विशाल ने उस माई को अंदर ले जाकर साफ बिस्तर पर बिठाया, खाने का थाल परोसा और कपड़े भी दिए। यह दृश्य देख गांव की औरतों की आंखें भर आईं। सुभद्रा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर एक सुकून की रेखा थी। जिस बेटे के लिए कभी छांव तक नहीं थी, आज वो दूसरों के लिए आसरा बन गया है। दूसरी ओर विनीत और रोहित अपने नकली भवन के काम में व्यस्त थे। उन्हें विश्वास था कि बस एक बार दिखावा हो जाए तो कोई पूछताछ नहीं करेगा, मगर उन्हें नहीं पता था कि गांव अब बदल चुका है और आंखें अब केवल विश्वास नहीं, सच देखना भी जानती हैं। एक शाम गांव की एक युवती गौरी, जो विद्यालय में पढ़ाती थी, सुभद्रा से मिलने आई। माई, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं सेवा सदन में? बिटिया, तेरी जैसी बेटियों से ही तो आशा है। अब आओ सब मिलकर इस घर को और बड़ा करें। गौरी ने अपने कुछ छात्रों के साथ मिलकर सेवा भवन में बुजुर्गों के लिए पुस्तकालय, योग कक्ष और एक छोटा बागवानी स्थल बनाने की योजना बनाई। अब यह भवन केवल भोजन और दवा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि बुजुर्गों के लिए सम्मान और सार्थकता का स्थान बन गया। कुछ ही दिनों में सेवा सदन में 5 बुजुर्ग आ चुके थे। हरिदास और सुभद्रा भी अब वहीं समय बिताने लगे थे। हरिदास अक्सर कहते, जिस बेटे को हमने कुछ नहीं दिया, उसने हमें सब कुछ लौटा दिया। एक रात सेवा सदन में एक सभा रखी गई। सभी गांव वाले आमंत्रित थे। सभा में गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए। एक वृद्ध बोले, जब घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब समाज को आगे आना पड़ता है। आज का युवा अगर सेवा में लगे तो कल कोई माता पिता भूखे नहीं मरेंगे। तालियों की गूंज के बीच विनीत और रोहित भी बैठे थे। उन्हें यह सब दिखावा लग रहा था, मगर धीरे धीरे गांव का समर्थन और विशाल की लोकप्रियता उन्हें असहज करने लगी थी। एक दिन गांव में एक सामाजिक संगठन की टीम आई। उन्होंने तीनों सेवा भवनों का निरीक्षण किया। विशाल का सेवा सदन जीवंत था। बुजुर्ग हंसते हुए, बागवानी करते हुए, कुछ प्रार्थना में लीन और कुछ पुस्तकें पढ़ते हुए दिखे। विनीत और रोहित के भवनों में सिर्फ ताले लगे थे। कोई सेवा नहीं, कोई मानवता नहीं। संगठन ने रिपोर्ट तैयार कर गांव की पंचायत को सौंप दी। साथ ही यह प्रस्ताव भी दिया कि ऐसे भवन को सरकारी अनुदान और सहयोग तभी मिलेगा जब वह वास्तविक सेवा का केंद्र होगा। सरपंच ने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जो सच में सेवा करेगा उसे गांव का और सरकार का समर्थन मिलेगा। बाकी सिर्फ नाम के लिए भवन बनवाकर क्या सिद्ध कर पाएंगे? विशाल ने मुस्कुराकर कहा, सेवा कोई दिखावा नहीं होती काका, ये तो आत्मा की पुकार होती है। गांव में अब कई बदलाव आ चुके थे। विशाल का सेवा सदन न केवल एक आश्रय स्थल बन चुका था, बल्कि यह गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया था। बुजुर्गों को अब सच्ची सेवा का एहसास हो रहा था।
लेकिन विनीत और रोहित, जिनकी आंखों में सिर्फ स्वार्थ की धुंध थी, वे अब भी अपने झूठे गर्व में खोए हुए थे। उनका बनवाया भवन अब सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह गया था, जिसमें न कोई जीवन था और न ही कोई उद्देश्य। विशाल का सेवा सदन धीरे धीरे पूरी तरह से काम करने लगा था। एक दिन जब वह सेवा भवन में बुजुर्गों के साथ बातचीत कर रहा था, एक युवती जिसका नाम दीपा था, उसे देखकर रुकी। दीपा गांव में नया नया आई थी और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसने विशाल को देखा और कहा, आपका काम बहुत सराहनीय है, मगर क्या आप नहीं सोचते कि यह संघर्ष सिर्फ आपके पास ही नहीं बल्कि पूरे गांव में फैलना चाहिए? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर काम की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है। जब लोग देखेंगे तभी वे समझेंगे कि यह सिर्फ एक दिखावा नहीं बल्कि एक सच्ची सेवा है। दीपा ने कुछ देर सोचते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मगर यह बदलाव केवल सेवा से नहीं बल्कि लोगों के मनोबल और समझ से आएगा। क्या आप अपने अनुभव और संघर्ष को गांव में और भी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? विशाल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद हम हर किसी के दिल में सेवा का बीज बो सकते हैं। दीपा ने उत्साह से कहा, हम एक जागरूकता अभियान शुरू कर सकते हैं जहां लोग खुद समझें कि सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। विनीत और रोहित ने यह सब सुन लिया था और उनका मन भारी हो गया था। वे दोनों अब भी अपने स्वार्थ में खोए हुए थे, लेकिन अब उनका झूठ धीरे धीरे सामने आने लगा था। सेवा भवन के निर्माण के बाद वे जिस तरह से काम कर रहे थे, उसे देखकर गांव वाले अब खिन्न होने लगे थे। एक दिन जब विशाल अपने सेवा सदन में बैठा हुआ था, तभी गांव के बुजुर्गों का एक दल आया। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारे प्रयासों ने हमें एक नई जिंदगी दी है, मगर हमारे कुछ बच्चे अब भी सोचते हैं कि यह केवल एक दिखावा है। विशाल ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम लोग चाहते हो कि इस दिशा में कुछ और किया जाए? हम नहीं चाहते कि हमारी अगली पीढ़ी वही गलती दोहराए जो हमने की थी। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और यह समझाना होगा कि माता पिता का आदर करना, उनकी देखभाल करना, यही असली सेवा है। विशाल ने सिर झुका लिया और फिर बोला, आपकी बातें सही हैं। हम सबको मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि लोग जान सकें कि सेवा क्या है, और हमें यही दिखाना होगा कि सेवा का कोई स्वार्थ नहीं होता। विनीत और रोहित के लिए यह सब बहुत कष्टकारी था। वे अपने स्वार्थ को छोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अभी तक जो दिखावा किया था, अब वह उनके ही गले की फांस बन गया था। एक दिन जब वे अपने खाली भवन में बैठे थे, रोहित ने कहा, भाई, अब इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या रास्ता होगा? विनीत ने गुस्से से पूछा। हम जो कुछ भी कर रहे थे वह सब बेकार हो गया। लोग हमें सिर्फ दिखावा करने वाले समझ रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अब सच को स्वीकार करना होगा। हम अपनी गलती मानते हुए सेवा का हाथ बढ़ाएं। पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी इज्जत का क्या होगा? इज्जत तो अब खुद हमारे हाथों से निकल चुकी है। अगर हम सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो हमें हमेशा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। रोहित की बातों ने विनीत के मन में हलचल पैदा कर दी थी। वह सोचने लगा कि क्या वास्तव में वे अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। अगले दिन विनीत और रोहित ने अपने भवन में बदलाव करने का निर्णय लिया। वे अब चाहते थे कि उनके भवन में भी किसी तरह की सेवा शुरू हो। उन्होंने बुजुर्गों के लिए खाना देने का निर्णय लिया और साथ ही कुछ कपड़े और दवाइयों का भी प्रबंध किया। उनका पहला कदम यह था कि वे विशाल से मिलकर मदद मांगे। विशाल से मिलने के बाद विनीत ने कहा, विशाल भाई, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हम अब चाहते हैं कि हमारे भवन में भी सेवा का कार्य शुरू हो। विशाल ने उन्हें समझाया, सेवा कोई दिखावा नहीं होती। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो दिल से सेवा करो, बिना किसी स्वार्थ के। रोहित ने विनीत से धीरे से कहा, हमारे लिए यह रास्ता कठिन है, लेकिन शायद यही सही है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अगर सही रास्ते पर आ गए हो तो मुझे खुशी होगी, पर ध्यान रखना, सेवा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। अब विनीत और रोहित ने सेवा का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनका मन अभी भी कुछ संकोच और शंका से भरा था। वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे सच में सेवा के मार्ग पर चलने में सक्षम होंगे। विशाल, दीपा और गांव के लोग अब एक नई राह पर कदम बढ़ा चुके थे। वे चाहते थे कि गांव के हर व्यक्ति में जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास हो, ताकि कोई भी बुजुर्ग भूखा न मरे और हर माता पिता को सम्मान मिले। इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण कदम
यह था कि लोग समझें कि परिवार की देखभाल और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विनीत और रोहित के भीतर जो उथल पुथल मच रही थी, वह अब धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगी थी। उन्होंने खुद को झूठ से बाहर निकालने का फैसला किया था, मगर यह रास्ता आसान नहीं था। उनका आत्मसम्मान और परिवार की इज्जत दोनों ही दांव पर थे। वह ये समझने लगे थे कि केवल दिखावे से कुछ नहीं होता और सच में जो सेवा करता है वही असली सम्मान पाता है। विशाल का सेवा सदन अब एक आदर्श बन चुका था। गांव के लोग अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए वहां आने लगे थे। वे अब जानते थे कि जो विशाल ने किया वह न केवल समाज के लिए बल्कि उनके अपने परिवार के लिए भी एक बड़ा उदाहरण था। बुजुर्गों को देखकर युवाओं में भी सेवा और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी। विनीत और रोहित अब मन ही मन ये विचार कर रहे थे कि वे अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। एक दिन जब वे अपने खाली भवन में बैठे थे, विनीत ने कहा, भाई, अब हमें अपना रास्ता बदलना होगा। विशाल की तरह हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। यह सिर्फ दिखावा करना अब हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। रोहित ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें अब अपने किए गए गलत कार्यों को सुधारना होगा। मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि सेवा और सम्मान दिखावे से नहीं, कर्मों से आता है। वे दोनों अब सोच रहे थे कि कैसे अपने भवन में भी बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थापित करें। उनका इरादा था कि वे सिर्फ भोजन और दवाइयां ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए कुछ मनोरंजन और मानसिक शांति के उपाय भी करें। गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सभी लोग एकजुट हुए थे ताकि समाज में सेवा और सम्मान की भावना को और बढ़ाया जा सके। विशाल और दीपा भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में पंचायत के सदस्य, बुजुर्ग और कई युवा लोग मौजूद थे। विशाल ने उठकर कहा, दोस्तों, हम सब एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा समाज सही दिशा में बढ़े। हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि कोई भी बुजुर्ग और माता पिता भूखा न मरे। हमें उन्हें सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उनका आत्मसम्मान भी वापस दिलाना है। दीपा ने कहा, हम सभी को यह समझना होगा कि सेवा केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब तक हम अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते। बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव साझा किए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जब बच्चे हमें छोड़कर चले जाते हैं तो एक अकेलापन महसूस होता है, लेकिन जब समाज साथ हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। विनीत और रोहित चुपचाप यह सब सुन रहे थे। उनका दिल अब सच में बदल चुका था। वे यह समझ रहे थे कि सेवा का असली मतलब क्या होता है। वे अब नहीं चाहते थे कि उनका नाम सिर्फ स्वार्थ के लिए लिया जाए, बल्कि वे चाहते थे कि लोग उन्हें उस रूप में याद करें जिस रूप में उन्होंने सच में समाज के लिए कुछ किया था। विनीत और रोहित ने ठान लिया कि वे अब अपना भवन पूरी तरह से बदल देंगे। उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय और मनोरंजन का केंद्र बनाने की योजना बनाई। साथ ही उन्होंने सोचा कि कुछ परामर्श और मानसिक शांति के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें बुजुर्गों को ध्यान और योग की शिक्षा दी जाए। अगर हम सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपने अंदर की सोच को बदलना होगा, विनीत ने कहा। हाँ, यह शुरुआत हमारी ओर से होनी चाहिए। हम यह काम अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे, रोहित ने कहा। उन्होंने अब पूरी तरह से अपने पुराने विचारों को छोड़कर एक नई दिशा में काम करने का मन बना लिया था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी सहायता मांगी और उनसे मार्गदर्शन लिया। एक सप्ताह बाद विनीत और रोहित का भवन अब एक नई पहचान के साथ सामने था। वहां न केवल बुजुर्गों के लिए ठहरने की व्यवस्था थी, बल्कि मनोरंजन के लिए कुछ गतिविधियां भी शुरू की गई थीं। बुजुर्गों को योग सिखाने के लिए एक अनुभवी शिक्षक को बुलाया गया और ध्यान केंद्र भी स्थापित किया गया। विशाल और दीपा ने उनकी मदद की और पूरा गांव अब इस बदलाव को देख रहा था। गांव के लोग आकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ बुजुर्ग जो पहले सिर्फ भोजन की उम्मीद करते थे, अब वे यह देखकर खुश थे कि उनका सम्मान भी लौट आया था। अब हम यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आए हैं, एक बुजुर्ग ने खुशी से कहा। यहाँ हमें वह मानसिक शांति मिलती है जो पहले कहीं नहीं मिलती थी, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। विनीत और रोहित अब समझ गए थे कि सेवा केवल अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करने का नाम है। वे अपने कर्मों से साबित करना चाहते थे कि वे भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। इस बदलाव को देखकर विशाल भी खुश था। एक दिन उसने विनीत और रोहित से कहा, तुम दोनों ने जो कदम उठाया वह वाकई सराहनीय है। अब लोग तुम्हारे बारे में अलग नजरिए से सोचेंगे।
तुम्हारे लिए अब केवल एक रास्ता है, वही जो तुमने आज चुना है। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हमसे जो गलती हुई थी वह अब सुधारने का वक्त है। हम अब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सच्चे अर्थ में सेवा करना चाहते हैं। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सेवा करने का सबसे बड़ा कारण यह होना चाहिए कि तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए करते हो। अब गांव में हर ओर बदलाव के संकेत थे। बुजुर्गों को सम्मान और ध्यान मिल रहा था, युवाओं में सेवा की भावना जागृत हो रही थी और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार था। हालांकि विनीत और रोहित का संघर्ष अभी भी जारी था, मगर उनका मन अब स्वार्थ से मुक्त हो चुका था। गांव की हवाओं में अब कुछ परिवर्तन की गंध थी। जहां पहले लोग अपने ही जीवन में उलझे रहते थे, अब एक नई चेतना धीरे धीरे हर घर की दीवारों से टकराने लगी थी। विनीत और रोहित के भीतर जन्मा बदलाव केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, वह समाज में एक नई सोच की नींव रख रहा था। गांव के बच्चे अब विशाल सेवा सदन और नवगठित संतान आश्रय भवन के बारे में बात करने लगे थे। उनके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होता जैसा माँ बाप के साथ होना चाहिए। यह सवाल अब सिर्फ प्रश्न नहीं बल्कि लोगों के अंदर आत्ममंथन का कारण बन रहा था। एक सुबह विनीत ने देखा कि एक छोटा बच्चा जो कल तक मोबाइल में खोया रहता था, आज अपनी दादी का हाथ पकड़कर सेवा सदन की ओर जा रहा था। विनीत की आंखें भर आईं। यह बदलाव ही तो वह देखना चाहता था। नई पीढ़ी में सेवा का बीज। रोहित भी अब पहले से अधिक गंभीर हो चला था। वह दिन रात भवन की देखभाल करता, स्वयं बुजुर्गों के साथ बैठता, उनसे कहानियां सुनता और उनका मार्गदर्शन भी लेता। उसकी कठोरता में अब ममता घुलने लगी थी। एक दिन की घटना ने गांव को झकझोर दिया। एक वृद्ध दंपत्ति जो वर्षों से गांव के बाहर किसी कस्बे में अपने बेटे के पास रहते थे, वापस लौटे। उनका शरीर थका हुआ था, आंखों में आंसू थे और हाथों में केवल एक कपड़े की थैली। गांव के चौपाल पर जब लोग इकट्ठा हुए तो बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कहता था आप लोगों का जमाना चला गया, अब हम आधुनिक जीवन जीते हैं जिसमें बूढ़ों के लिए जगह नहीं है। सन्नाटा छा गया। यह वही बात थी जो विशाल वर्षों से कहता आया था। माता पिता सिर्फ शरीर नहीं होते, वे अनुभव, त्याग और आशीर्वाद की मूर्ति होते हैं। विनीत और रोहित ने उस दंपत्ति को तुरंत अपने भवन में स्थान दिया। उनके लिए एक अलग कक्ष तैयार किया गया जिसमें थोड़ा सा बाग बगीचा था और खुली खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी। आप अब हमारे माता पिता हैं, विनीत ने कहा, और यहाँ कोई अकेला नहीं रहेगा। उन बुजुर्गों की आंखों में पहली बार सुकून की चमक दिखी। वे बिना कुछ बोले केवल हाथ जोड़कर बैठ गए। यह मौन शब्दों से कहीं अधिक गूंज रहा था। उसी रात दीपा ने एक सुझाव दिया, हमें सिर्फ सेवा नहीं बल्कि शिक्षण भी शुरू करना चाहिए। गांव के युवाओं को माता पिता के महत्व को समझाना होगा। अगर हम केवल बुजुर्गों की देखभाल करते रहे और नई पीढ़ी को नहीं बदला तो यह बदलाव अल्पकालिक रहेगा। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। सेवा तब स्थायी होती है जब समाज के बीच में बदलाव होता है। चलो हम एक सभा करते हैं, आओ माता पिता को समझें और इसमें गांव के सभी किशोरों और युवाओं को बुलाते हैं। 3 दिन बाद सभा आयोजित की गई। मंच पर विशाल, दीपा, विनीत, रोहित और कुछ बुजुर्ग बैठे थे। सामने गांव के युवक युवतियां और किशोर बैठे थे। विशाल ने बोलना शुरू किया, जब तुम छोटे थे तुम्हारे माता पिता ने रातों की नींद खोकर तुम्हें सुलाया, अपनी भूख मारकर तुम्हें खिलाया। अब जब वे थक गए हैं, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि तुम उनकी थकी हुई सांसों को सहारा दो? दीपा ने एक कहानी सुनाई, एक पेड़ की जो अपनी छाया में सबको बिठाता रहा, लेकिन जब सूख गया तो किसी ने उसे लकड़ी तक बनाने के लायक नहीं समझा। माता पिता वही पेड़ है। दीपा बोली, अगर उनकी जड़ों को समय रहते पानी न दो तो तुम्हारा ही जीवन बंजर हो जाएगा। सभा के अंत में बुजुर्गों को बोलने का अवसर मिला। एक वृद्ध ने कहा, हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना कि हमारे जीवन की सांझ अकेले न कटे। किसी को इतना भी समय ना हो कि पूछे, आज कुछ खाया आपने? सभा के बाद कई युवा अपनी आंखें पोंछते हुए बाहर निकले। विनीत और रोहित ने महसूस किया कि ये आंसू केवल भावुकता के नहीं थे, यह एक गहरी समझ का परिणाम थे। अब एक और बड़ा विचार जन्म ले चुका था। गांव में बुजुर्ग सम्मान सप्ताह मनाया जाए, जिसमें हर घर से एक युवा बुजुर्गों के साथ एक दिन बिताए। यह योजना पूरे गांव को जोड़ने का प्रयास था, ताकि कोई माँ बाप भूखा न मरे, कोई दादा दादी अकेले न जिए।
कार्यक्रम की शुरुआत उसी वृद्ध दंपत्ति से हुई जिन्हें उनके बेटे ने गांव छोड़ दिया था। एक युवा लड़का रघुवीर ने स्वेच्छा से कहा, मैं इन 2 दिनों तक इन दादा दादी के साथ रहूंगा। इनसे जीवन के वो पाठ सीखूंगा जो किताबों में नहीं मिलते। बुजुर्ग मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी जीत थी। इसी बीच शहर से एक पत्रकार गांव में आया। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा गांव, जो पहले उपेक्षा और उपभोग का प्रतीक था, अब सेवा और सम्मान का आदर्श बन चुका था। उसने तस्वीरें ली, वीडियो बनाए और एक समाचार पत्र में लेख छापा। एक गांव जहां कोई माँ बाप अब भूखा नहीं सोता। यह लेख पढ़कर आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कुछ बुजुर्ग अपने आंसुओं के साथ आए, कुछ युवा अपने सवालों के साथ। अब विनीत और रोहित के भवन में जगह कम पड़ने लगी थी, लेकिन विशाल ने कहा, अगर भावना सच्ची हो तो हर दिल एक भवन बन जाता है। लोग अपने घरों को तैयार करने लगे। सेवा घर, जहां किसी भूखे माता पिता के लिए दरवाजा खुला रहे। लेकिन संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ लोग थे जिन्हें यह बदलाव रास नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि इससे उनके स्वार्थ पर चोट पहुंच रही है। वे भीतर ही भीतर योजना बना रहे थे इस आंदोलन को तोड़ने की। एक दिन विशाल के भवन में आग लगने की कोशिश की गई। सौभाग्य से समय रहते आग बुझा दी गई, पर यह संकेत था कि समाज में अभी भी कुछ अंधेरे कोनों में कलयुगी सोच पल रही है। विशाल ने शांत स्वर में कहा, जब दीप जलता है तो अंधेरा उसे बुझाना चाहता है, मगर हमें और दीप जलाने हैं ताकि अंधेरे को जगह ही न मिले। भवन में आग लगने की घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। हालांकि समय रहते आग बुझा दी गई थी, पर जो डर और चिंता फैल चुकी थी उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। विनीत की आंखों में गुस्से की चिंगारी साफ दिख रही थी। रोहित भी भीतर ही भीतर उबल रहा था, लेकिन विशाल शांत था। उसकी आंखों में एक ठंडी परंतु तेज रोशनी थी जो कह रही थी, संघर्ष जब बढ़े समझो तुम सही दिशा में हो। दीपा ने सभी स्वयंसेवकों को एकत्र किया। यह हमला हम सब पर नहीं, उस विचार पर है जो कहता है कि माँ बाप भगवान है। सवाल यह नहीं कि आग किसने लगाई, सवाल यह है कि अब हम क्या करें। बातों का क्रम टूटा जब संतोष काका ने सामने आकर कहा, मैंने रात में 2 अजनबी लोगों को भवन की दीवार के पास छिपते देखा था। एक का चेहरा साफ दिखा, वह हमारे ही गांव का था, रमेश। यह सुनते ही सभा में खलबली मच गई। रमेश वही व्यक्ति था जिसने पहले भी कई बार इस प्रयास का विरोध किया था। उसका मानना था कि अगर बुजुर्गों को अधिक सम्मान मिलने लगा तो घरों में उनकी बातें भारी पड़ने लगेंगी। वह उस कलीबी सोच का वाहक था जो माता पिता को बोझ समझती थी। विशाल ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। हमारा मार्ग शांति और सेवा का है। अगर हम भी उन्हीं की तरह प्रतिक्रिया करेंगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। इस बात ने सबके हृदय को छू लिया। लोग शांत हो गए, पर एक और बात सभी के मन में घर कर गई। अब यह सिर्फ सेवा नहीं, एक सतत संघर्ष भी बन चुका था। उसी रात दीपा ने एक और विचार प्रस्तुत किया। हमें केवल गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पास के कस्बों और गांवों में भी यही समस्या है। कई माता पिता वहां भी उपेक्षा की अग्नि में जल रहे हैं। क्यों न हम एक यात्रा शुरू करें, सेवा यात्रा, जिसमें हम हर गांव जाकर वहां के लोगों को जागरूक करें। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, यह केवल एक भवन का मामला नहीं, यह सोच की लड़ाई है और सोच को शब्दों से ही बदला जा सकता है। अगले दिन सेवा यात्रा की घोषणा कर दी गई। एक छोटी टोली बनाई गई जिसमें विनीत, रोहित, दीपा और कुछ उत्साही युवा थे। वे 2 बैलगाड़ियों में सेवा संदेश लेकर निकले। माँ बाप भगवान है, उन्हें घर से नहीं, हृदय से नहीं। पहला गांव था दौलतपुर। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ युवाओं ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पास नौकरी नहीं, जीवन नहीं, बस बूढ़ों की सेवा का तमाशा है। विनीत ने उत्तर दिया, अगर बूढ़ों की सेवा तमाशा है तो तुम अपने जन्म का प्रमाण पत्र जलाकर अपने जीवन का आधार भी खो दोगे। हम उन्हीं के कारण हैं। उनकी बातें सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए और दीपा ने वहां एक कथा सुनाई। एक बेटे की जिसने अपने पिता को घर से निकाल दिया, लेकिन जब उसका अपना बेटा बड़ा हुआ उसने वही व्यवहार अपने पिता के साथ किया। यह चक्र चलता रहा। सभा के अंत में एक बुजुर्ग महिला उठी और रोते हुए बोली, क्या मुझे भी वहां रहने को जगह मिलेगी? मेरे बेटे ने कह दिया है, अब तू हमारे परिवार की सदस्य नहीं। विनीत ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, हमारे घर का दरवाजा नहीं, हृदय का आंगन आपके लिए खुला है।
यह बात गांव के कई लोगों को भीतर तक छू गई। उस दिन 3 और बुजुर्ग सेवा भवन में आ गए। धीरे धीरे यह यात्रा जन जन तक पहुंचने लगी। इसी बीच गांव में एक और घटना ने सबको चौंका दिया। विशाल का छोटा भाई, जो वर्षों पहले शहर चला गया था, अचानक गांव लौटा। उसके हाथ में एक लग्जरी गाड़ी की चाबी थी, शरीर पर चमकते कपड़े और आंखों में एक अजनबीपन। भैया, क्या कर रहे हो आप? ये सब छोड़ो, चलो शहर। वहां आराम, सुख सुविधा और नाम है। यहाँ तो सिर्फ कीचड़ है। विशाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। जिस मिट्टी ने जन्म दिया, उसे कीचड़ कहना सबसे बड़ा अपराध है। मैं वही कर रहा हूँ जो हमारी माँ चाहती थी, दूसरों की सेवा। भाई ने हंसते हुए कहा, सेवा से पेट नहीं भरता भैया, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए। यहाँ किसे परवाह है कि कौन भूखा है और कौन नहीं? विशाल ने उसकी आंखों में देखा। अगर किसी को यह बात समझ में आ गई कि एक माँ की भूख सबसे बड़ी तरफ होती है, तो सारा समाज बदल जाएगा। और हाँ, मुझे भूख का डर नहीं, उस शर्म का डर है जो बेटे के होते हुए माँ भूखी मरे। भाई कुछ देर चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। सेवा यात्रा का अगला पड़ाव था बिशनपुर। यह गांव जाति पाति में बंटा हुआ था। वहां किसी एक मंच पर सबको बुलाना ही कठिन था, पर विशाल ने एक नया तरीका अपनाया। अलग अलग चौपालों में छोटे छोटे समूह बनाकर संवाद किया गया। वहां एक पुराना वकील था, रामदयाल जी। उन्होंने कहा, बेटा, ये बातें अच्छी हैं, पर व्यवहार में नहीं उतरती। घरों में जगह कम है, खर्चे ज्यादा हैं, बुजुर्गों को कैसे रखें? दीपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आपने जब अपने बच्चों को बड़ा किया था, तब क्या आपके पास बहुत धन था? नहीं ना, पर आपने किया। अब वही बच्चे यह कहें कि खर्चा ज्यादा है, तो क्या यह कृतघ्नता नहीं? रामदयाल जी चुप हो गए। सभा समाप्त हुई, लेकिन कई युवाओं के मन में सवाल उठ चुके थे। यही तो परिवर्तन का पहला चरण था, सोच को हिला देना। अब सेवा भवन में 40 से अधिक बुजुर्ग हो चुके थे। विनीत ने कहा, हमें एक नया भवन बनाना होगा, सेवा धाम। एक ऐसा स्थान जहां बुजुर्गों को न केवल देखभाल मिले, बल्कि उन्हें सिखाने, कहानी सुनाने और समाज से जोड़ने का अवसर भी मिले। रोहित ने निर्माण की योजना बनाई। गांव के लोग जुटे। कई परिवारों ने श्रमदान दिया, कुछ ने अपनी फसल का हिस्सा दान किया। महिलाएं भोजन बनाकर श्रमिकों को खिलाने लगीं। पूरा गांव एक परिवार बनता जा रहा था। लेकिन उस अंधेरे सोच ने फिर वार किया। इस बार सेवा यात्रा के दौरान एक गाड़ी ने जानबूझकर विनीत को टक्कर मार दी। सौभाग्य से उसकी जान बच गई, पर उसकी टांग में गहरी चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विशाल अस्पताल पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम टूटेंगे नहीं विनीत, ये चोट सेवा की विजय का निशान है। विनीत मुस्कुराया, अगर मेरी टांग से किसी माँ बाप को सहारा मिल जाए तो यह चोट मेरे लिए सौभाग्य है। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच विनीत की आंखों में कोई शिकवा नहीं था। टांग में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। विशाल उसके पास बैठा था और दीपा दरवाजे पर खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। विनीत ने एक लंबी सांस ली और बोला, भैया, शरीर को चोट लगी है, हिम्मत को नहीं। सेवा धाम का सपना अधूरा नहीं रहेगा। विशाल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम आराम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। गांव लौटकर दीपा ने तुरंत कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। सेवा धाम की नींव इस रविवार को रखी जाएगी। जो कोई सच्चे मन से माता पिता को ईश्वर मानता है, वह उस दिन मिट्टी का एक लोटा दान करे। यह प्रतीक होगा हमारी एकता का। समाचार चारों ओर फैल गया। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। हर किसी की आंखों में आशा की चमक थी। कई माता पिता स्वयं चलकर आए, कुछ बच्चों के साथ तो कुछ अकेले। गांव की गलियों में आवाजें गूंज रही थीं। सेवा धर्म है, माता पिता प्रभु हैं। सेवा धाम का भूमि पूजन गांव के बुजुर्गों से करवाया गया। चारों ओर ढोल नगारों की गूंज थी, लेकिन उससे अधिक प्रभावशाली था वह मौन, जो श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। विशाल ने मिट्टी उठाई, उसे माथे से लगाया और नींव में रख दिया। दीपा ने पास खड़े एक वृद्ध से पूछा, बाबा, आपने क्या महसूस किया? वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा बेटा फिर से जीवित हो गया हो। उसने मुझे घर से निकाल दिया था, पर आज यह धरती मुझे फिर से अपना रही है। यह दृश्य जिसने भी देखा, वह जीवन भर नहीं भूल पाया। परंतु जब रोशनी फैलती है तो अंधेरा गहराने लगता है। सेवा धाम की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई थी, विशेषकर वे लोग जो अपने माता पिता को घर से निकाल चुके थे और अब गांव में नजरें झुकाकर
चलते थे। उन लोगों ने सेवा धाम को बदनाम करने की योजना बनाई। एक दिन अचानक गांव में अफवाह फैलाई गई। सेवा धाम में बुजुर्गों के नाम पर चंदा लिया जाता है, लेकिन असली मकसद कुछ और है। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ दिखावा है, असल में कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जब यह बात विशाल तक पहुंची, वह मुस्कुराया। जब सच चलना शुरू करता है, झूठ दौड़ने लगता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। हमें शांत रहना है, काम करते रहना है, काम करते रहना है। लेकिन दीपा चुप नहीं रह सकी। वह सीधे पंचायत भवन पहुंची और वहां एक खुली बैठक बुलवाई। उसने कहा, जो लोग सेवा धाम के कार्य पर संदेह कर रहे हैं, वे हमारे साथ एक दिन बिताएं। देख लें कि यहाँ क्या होता है। हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे, लेकिन झूठ को यहाँ टिकने नहीं देंगे। अगले ही दिन कुछ गांव वाले आए और पूरा दिन बुजुर्गों के साथ बिताया। उन्होंने देखा, कोई बुनाई कर रहा था, कोई कहानी सुना रहा था, कोई रसोई में पराठे सेंक रहा था। यह केवल एक आश्रय नहीं था, यह एक नया परिवार था। वापस लौटते समय उनमें से एक युवक ने कहा, मैंने अपने पिता को घर से निकाल दिया था। अब सेवा धाम आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को ही पिता से वंचित कर दिया। मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। यह सुनकर विशाल ने आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस अंधे युग में भी कुछ आंखें खोलने की कृपा करो। इसी बीच अस्पताल से विनीत की छुट्टी हो गई। उसकी वापसी पर गांव में एक छोटा उत्सव रखा गया, पर वह आराम करने नहीं, सीधा सेवा धाम की निर्माण धारा में कूद पड़ा। टांग की हड्डी टूटी है, इरादा नहीं। मैं ईंट नहीं उठा सकता, लेकिन योजना बना सकता हूं, काम बांट सकता हूं। उसने सेवा धाम में एक नया विभाग शुरू किया, सुनो बुजुर्गों की कहानी। हर रविवार कोई एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता और गांव के युवा उसे सुनते। पहले पहल लोग झिझकते थे, लेकिन जैसे जैसे कहानियां सामने आईं, युवाओं का झुकाव बढ़ने लगा। किसी ने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र किया, किसी ने अपने बच्चों की बचपन की शरारतें याद की, तो किसी ने अपनी अधूरी इच्छाएं साझा की। एक दिन एक अंधे बाबा मंच पर आए। उनका नाम था हरि काका। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, जमीन, घर, बेटा, आंखें, पर उम्मीद नहीं खोई। जब मुझे मेरे बेटे ने धक्के मारकर निकाला, तब मैंने एक ही बात कही, बेटा, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि एक दिन तुझे भी पिता बनना है। इस एक वाक्य ने सभा को स्तब्ध कर दिया। एक युवा खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, मैंने भी अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन अब मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। अब सेवा धाम केवल एक स्थान नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। हर सप्ताह कोई न कोई बुजुर्ग जो कहीं उपेक्षित था, यहां आकर नया जीवन पा रहा था। गांव की औरतें भोजन बनाकर भेजती थीं, युवक भवन की दीवारें रंगते थे और बच्चे गीत गाकर वातावरण को सजीव कर देते थे। पर इस बीच एक नई चिंता उठी। सेवा धाम में जगह कम पड़ने लगी थी। विशाल ने पंचायत से निवेदन किया, गांव के बाहर जो बंजर जमीन है, वह वर्षों से बेकार पड़ी है। अगर वह सेवा धाम को मिल जाए तो हम वहां विस्तार कर सकते हैं। लेकिन पंचायत में बैठे कुछ लोग जो पहले से इस प्रयास के विरोधी थे, उन्होंने आपत्ति जताई। अगर सब बुजुर्ग यहीं आ जाएंगे तो गांव के लोग जिम्मेदारी से बचने लगेंगे। यह प्रथा बन गई तो हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी। दीपा ने तीखे शब्दों में उत्तर दिया, संस्कृति तब कमजोर होती है जब बेटा माँ को पानी नहीं पूछता और पिता को भूखा सुलाता है। सेवा धाम वह स्थान है जो उस संस्कृति को जीवित रखता है, जिसमें माँ बाप को देवता माना गया है। बहस लंबी चली, लेकिन अंत में पंचायत ने कहा, हम इस विषय पर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लेंगे। तब तक तुम अपने प्रस्ताव को दस्तावेज सहित प्रस्तुत करो। विशाल और उसकी टोली अब इस प्रस्ताव की तैयारी में लग गई। अब सेवा धाम की नींव तो रख दी गई थी, लेकिन उसकी दीवारें अभी उठानी थीं, न केवल ईंटों की बल्कि विचारों की भी। इस लड़ाई में उन्हें न केवल विरोधियों से बल्कि समाज की उस गूंगी चुप्पी से भी लड़ना था, जो माँ बाप के आंसुओं को देखती तो है पर बोलती नहीं। गांव की पंचायत में उस दिन असामान्य भीड़ थी। हर चेहरा किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। सेवा धाम के लिए जमीन दी जाएगी या नहीं। सभा के बीच में विशाल, दीपा और विनीत बैठे थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय की आग जल रही थी। पंचायत प्रमुख ने कहा, हमने आप सबकी बातों को सुना है। कुछ लोगों को ये डर है कि सेवा धाम लोगों को माता पिता से दूर करने वाला केंद्र बन सकता है, लेकिन बहुमत का मत है कि यह एक पवित्र कार्य है। अतः निर्णय लिया जाता है कि सेवा धाम को गांव के बाहर की बंजर जमीन दी जाए। चारों ओर तालियों की गूंज फैल गई। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे।
यह केवल मंजूरी नहीं थी, यह उनके सम्मान की स्वीकृति थी। विशाल ने हाथ जोड़कर कहा, हम वचन देते हैं कि सेवा धाम केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें उनके अपनों ने त्याग दिया है, परंतु हमारा असली मकसद यह है कि कोई माता पिता कभी यहां आए ही नहीं। हर बेटा बेटी उन्हें अपने घर में रखे, यही हमारी कामयाबी होगी। नई भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। कुछ लोग दीवारें उठा रहे थे तो कुछ रंग रोगन कर रहे थे। दीपा और विनीत अब योजनाओं से आगे बढ़कर भावनाओं को भी संभाल रहे थे। यहाँ सिर्फ शरण नहीं दी जाती थी, जीवन दिया जाता था। हर बुजुर्ग से पूछा जाता, क्या सपना अधूरा रह गया, और फिर उस सपने को पूरा करने की कोशिश की जाती। किसी ने कहा, मैं फिर से कक्षा में पढ़ाना चाहता हूँ, तो सेवा धाम में बुजुर्गों की पाठशाला शुरू हो गई। किसी ने कहा, मैंने कभी रामलीला में अभिनय किया था, तो हर त्योहार पर सांस्कृतिक मंच सजा दिया गया। यह अब मात्र आश्रय नहीं था, यह था सम्मान का मंदिर। लेकिन इस सफलता की राह में एक अंतिम चुनौती बाकी थी। एक दिन सेवा धाम के सामने एक युवक आया, फटे कपड़े, बिखरे बाल, कांपते हाथ। उसने भीतर झांकते हुए कहा, क्या मैं अपने पिता से मिल सकता हूं? दीपा ने चौंक कर देखा। वह युवक कोई और नहीं, हरिकाका का बेटा था। वही हरिकाका जिनके बेटे ने उन्हें अंधा कर रास्ते पर छोड़ दिया था। दीपा ने उसे भीतर बुलाया। हरिकाका उस समय ध्यान में लीन थे। बेटे की आवाज सुनते ही उन्होंने सिर उठाया। पिताजी, कौन आपका बेटा? एक लंबा मौन छा गया। हरिकाका ने अपनी आंखें बंद की और बोले, मुझे तेरा चेहरा नहीं दिखता बेटा, लेकिन तेरी आवाज में पश्चाताप है। अगर तू सच में बदला है तो मेरा आशीर्वाद तुझे मिलेगा, लेकिन याद रख, माफी मांगना आसान है, निभाना कठिन। युवक रोने लगा और पिता के चरणों में गिर गया। उस दिन सेवा धाम में कोई भोज नहीं हुआ, पर सबसे बड़ा उत्सव मनाया गया, एक बेटे की घर वापसी का। अब लोग सेवा धाम केवल देखने नहीं, समझने आने लगे। कई बुजुर्ग अपने बेटों को माफ करने लगे। कई बेटे सेवा धाम आकर अपनी गलतियों को स्वीकार कर अपने माता पिता को वापस घर ले जाने लगे। विशाल ने एक नई घोषणा की, अब सेवा धाम में प्रवेश केवल तभी मिलेगा जब यह साबित हो जाए कि बुजुर्ग को परिवार ने त्याग दिया है। और तभी दीपा ने एक पंक्ति जोड़ी, और यदि कोई बेटा बेटी आकर अपने माता पिता को ले जाना चाहे तो सेवा धाम उन्हें खुशी से विदा करेगा। यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों में सेवा धाम एक उदाहरण बन गया। कई जिलों में इसी तरह के केंद्र खुले। सरकार ने भी इस प्रयास की सराहना की, लेकिन विशाल, दीपा और विनीत का ध्यान प्रचार में नहीं, कार्य में था। एक दिन विशाल अकेले सेवा धाम की छत पर बैठे थे। नीचे बुजुर्ग हंस रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, दीवारों पर रंग थे, लेकिन उनके मन में एक उदासी थी। विनीत ने पास आकर पूछा, भैया सब ठीक है? विशाल बोले, मैं सोचता हूं अगर ये सब पहले होता तो शायद हमारे बाबा भूखे नहीं मरते। विनीत चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद वही उनकी नियति थी, ताकि हम जागें और औरों को भूखा मरने से रोक सकें। और यह बात सच थी। सेवा धाम किसी भव्य इमारत का नाम नहीं था, यह एक विचार था कि कोई भी माता पिता भूखे न मरे, न सम्मान के बिना जिए। एक दिन विशाल, दीपा और विनीत एक आम सभा में पहुंचे। हजारों लोग सामने बैठे थे। विशाल ने मंच पर जाकर कहा, आप सभी से एक प्रश्न है, कलयुग में माता पिता भूखे क्यों मरते हैं? क्योंकि जब बेटा मेरी दुनिया मेरी पत्नी है कहता है, जब बेटी कहती है अब आप पर समय नहीं है, जब घर में जगह होती है पर दिल में नहीं, जब वृद्धाश्रम समाधान लगता है और सेवा झंझट, जब बुजुर्गों की बातें पुरानी लगने लगती हैं, तब माता पिता भूखे मरते हैं। भूख केवल रोटी की नहीं होती, भूख होती है सम्मान की, अपनापन की और अंतिम समय में एक अपने की। सभा शांत थी। विशाल ने हाथ फैलाकर कहा, हम सेवा धाम में रोटियां दे सकते हैं, बिस्तर दे सकते हैं, पर अगर हर घर सेवा धाम बन जाए तब कोई माता पिता भूखे नहीं मरेंगे। और यही इस कहानी का अंत था, या शायद यह अंत नहीं, एक आरंभ था। यह कहानी केवल सेवा धाम की नहीं है, यह हर घर की कहानी है। जहां तक भी माता पिता को दरवाजे पर लाती है, वहीं एक सोच उन्हें फिर से दिल में जगह देती है। अगर आप चाहते हैं कि कलयुग में माता पिता भूखे न मरे, तो आज से, अभी से उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लीजिए। यही सेवा है, यही धर्म है। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम जल्द ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।